हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवेन्यू C3। और आज का जो मेन टॉपिक है, फ्लिपकार्ट में जो सेलिंग प्राइस है उससे आप कितना प्रॉफिट कमाते हो उसके बारे में आज का ये वीडियो है। मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसने एक सवाल पूछा है कि अगर उसके पास एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 100 रुपये, अगर उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर 499 में सेल करेगा तो कितना प्रॉफिट कमाएगा। तो उसी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस में बात करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। तो पहले आप इंट्रो देख लीजिए, उसके बाद स्क्रीन पे चले जाइए। तो हाय गाइस, तो जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने, और अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ हो तो थोड़ा उसको इग्नोर करके मेरे बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो मान लो आपका जो आपने एक प्रोडक्ट परचेस किया है उसका प्राइस है 100 रुपये और आपने सेट किया आपका जो सेलिंग प्राइस है 499 है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास जो सेलर अकाउंट है आप उसमें जाके आप पेमेंट वाले टैब पे पेमेंट ओवरव्यू उसको क्लिक करके आप रेट कार्ड वाला ये वाला ऑप्शन आएगा नीचे, देख सकते हो। तो रेट कार्ड में नो मोर ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, करके बाद आपको ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मेरा जो सब्सक्राइबर है उसने बोला था उसको हेडफोन सेल करना है, उसने 100 रुपये में एक हेडफोन परचेज़ किया, उसको 499 में सेल करेगा। तो क्या करोगे, पहले आप इसमें जाके लिखो, आप हेडफोन सेल कर रहे हो तो आप हेडफोन लिखो। तो मैं लिख लेता हूँ, हेडफोन लिखा तो मेरे सामने ऐसे आ गया। तो उसने भी जो भी है हेडफोन की कैटेगरी है, तो जो भी है तो उसमें से आपका जो कैटेगरी है आप चूज़ कर लो। आप मान लो ये वाला हेडफोन, जो भी हेडफोन है आप चूज़ कर लिया, मान लो ये वाला पर्टिकुलर जो हेडफोन है, ऐसे ही आप हेडफोन सेल करोगे, ब्लूटूथ ईयरफोन, इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इसमें से एक चीज़ कॉपी करना है। क्या करना है, अगर आप अमेज़ॉन पे लिस्टिंग करते हो, लिस्टिंग होने के बाद आपको अमेज़ॉन एक नंबर प्रोवाइड करता है जिसको कहते हैं एसाइन नंबर, ठीक है, जो हर प्रोडक्ट पे पास आपका यूनिक एक नंबर रहेगा। उसके बाद आपके पास अगर फ्लिपकार्ट में सेल करोगे, फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग हो जाने के बाद, लिस्टिंग कंप्लीट होने के बाद फ्लिपकार्ट आपको एक नंबर करता है जिसको कहते हैं FSN नंबर। तो FSN नंबर अगर नीचे जहाँ पे ढूंढोगे आपको मिलेगा नहीं, तो आपको थोड़ा यूनिक तरीके से ढूंढना है। एक पर्टिकुलर जब आपने प्रोडक्ट को ओपन कर लिया उसका जो URL है उसको क्लिक करो। URL को क्लिक करने के बाद PID, ये वाला देखो, आप ध्यान से एक चीज़ देखो, PID इक्वल टू के बाद से लेके ये N के आगे तक का जो भी वर्ड है उसको कॉपी करो। इसको ये FSN नंबर कहते हैं। आप ये वाला चीज़ ध्यान से देखना, इसको कॉपी कीजिएगा। कॉपी करके आपने जैसे पेमेंट इसमें जो रेट कार्ड में आया उसमें एंटर FSN के जगह पे उस पर्टिकुलर जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर दो, करके आप गेट रेट कार्ड इसको दबाओ। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो जो आपका जो सेलिंग प्राइस है उससे फ्लिपकार्ट ये वाला कमीशन, फिक्स फी, कलेक्शन फ़ी और शिपिंग फ़ी ये सब डिडक्ट करता है। और ये पर्टिकुलर जो भी फ़ीस है इसको, ये चारों को मिला के मार्केट प्लेस फ़ीस कहते हैं। इस चारों के ऊपर टैक्स लेता है फ्लिपकार्ट। उसके बाद जो होता है आपको बैंक में सेटलमेंट किया जाता है। और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो रिवर्स शिपिंग फ़ीस बोलेगा। रिवर्स शिपिंग फ़ी क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्ट सेल हुआ, सेल होने के बाद कस्टमर के पास गया, कस्टमर को पसंद नहीं आया तो कस्टमर आपको रिटर्न करेगा। तो रिटर्न का जो चार्जेस लगते हैं उसी को, अगर लोकल से रिटर्न आया तो 65 रुपीज़, जोनल से रिटर्न आया तो 85 रुपीज़, नेशनल से 105 रुपये, ठीक है। तो ये डिडक्ट होगा। और अगर ये आप मान के चलो सीधा अगर आपको कस्टमर रिटर्न आएगा तो आप पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, आपका जो लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको 499 आपने जो सेलिंग प्राइस आपने रखा, कस्टमर उसके बाद रिटर्न कर दिया तो 499 तो कस्टमर के पास रिफंड हो गया। लेकिन आपसे जो फ्लिपकार्ट कमीशन ले रहा था, जो शिपिंग फीस ले रहा था, ये तो डिडक्ट करेगा, तो सीधा आपको जो माइनस में आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना है। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, तो देखो आपने एक प्रोडक्ट को चूज़ किया है, 499 में सेल करोगे तो 499 के हिसाब से जो कमीशन फ्लिपकार्ट लेगा, देखो 300 से लेके 500 तक 11%, ये तीनों में 11% है। लेकिन आप ये वाला देखो, 300 से लेके 500 तक 11% फ्लिपकार्ट आपसे डिडक्ट किया, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, तो 11 डिवाइड 100 करो, इंटू आपने जो सेलिंग प्राइस रखा 499 उसको दबाओ, तो आपका कितना डिडक्ट होगा, 54.89, ठीक है। तो मैं एक जगह पे लिख लेता हूँ,
54.89 ये आपसे डिडक्ट करे। उसके बाद शिपिंग फीस, तो फिक्स फी मैं देख लेता हूँ 300 से लेके 500 तक तो कितना लेगा 69 रुपीज़। तो मैं 69 फिक्स फी लिख लेता हूँ 69। उसके बाद कलेक्शन फीस 0 से लेके 750 तक कोई भी नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। 750 से ज़्यादा भी होगा तो तब भी 0 है, तो इसका कलेक्शन फीस भी 0 है। कलेक्शन फी क्या है, अगर पेमेंट गेटवे के मान लो अगर COD में ऑर्डर करता है तब कुछ डिडक्ट करता है, अगर प्रीपेड में करता है तो कहीं कहीं लेता है, कहीं कहीं नहीं लेता है। तो इसमें तो नहीं ले रहा है तो मैं इसमें 0 कर दूँगा। उसके बाद शिपिंग फ़ीस, तो देखो शिपिंग फ़ीस आपके वेट होता है, आपका जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग का डायमेंशन होता है उसके ऊपर लगता है। तो आपका प्रोडक्ट मान लो जो 500 ग्राम के अंदर है, जो हेडफोन है आप जैसे आपको दिखाया ये तो 100-200 ग्राम का ही होगा, अगर पैकिंग भी करोगे तो 500 से अंदर ही रहेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट के पैकेजिंग और वेट के हिसाब से देखो कितना ले रहा है। तो लोकल में 0, जोनल पे 0 और नेशनल अगर जाएगा तो 16 रुपये फ्लिपकार्ट आपसे डिडक्ट करेगा। तो मैं 16 मान के चलता हूँ, तो मैं इधर 16 लिख लेता हूँ शिपिंग फ़ीस, ठीक है। तो ये जो टोटल कमीशन, शिपिंग, फिक्स और कलेक्शन फीस है, ये चारों को मिला के होता है मार्केट प्लेस फीस। अगर चारों को मैं टोटल करता हूँ तो कितना होता है, तो देखो 54.89, उसके बाद 16, उसके बाद 69, उसके बाद कलेक्शन फीस 0 है। ये हो गया आपका टोटल मार्केट प्लेस फ़ी 139.89, ये आपसे फ्लिपकार्ट डिडक्ट करेगा। इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होता है। तो कैसे टैक्स डिडक्ट करोगे, टैक्स कितना, इलेक्ट्रॉनिक्स में 18%। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बोल दिया सॉरी। तो टैक्स 18%, तो 139.89 का 18% कैसे होता है, सिंपल है, आप करो 18 डिवाइड 100 इंटू 139.89, आपको टैक्स बन रहा है 25.18। तो ये भी लिख लो 25.18, ठीक है। ये आपका टोटल हुआ। तो बैंक में सेटलमेंट क्या करेगा फ्लिपकार्ट, आपका जो बैंक सेटलमेंट इतना आएगा। आपका बैंक सेटलमेंट क्या होगा, आपका जो सेलिंग प्राइस है 499, इससे माइनस कर दो, ये दोनों को माइनस कर दो, तो आपको बैंक में सेटलमेंट आएगा। आपका मार्केट प्लेस फीस के ऊपर आपने जो GST दिया ये आपको माइनस करके आपको पास आया कितना, बैंक में 333.93 आपको आया, रिसीव हुआ, ठीक है। मैं आपको येलो करके दिखाता हूँ। आपको बैंक में सेटलमेंट हुआ 333 रुपये, ठीक है, और आपने टैक्स दिया 25। और एक चीज़ ज़्यादातर यूट्यूबर नहीं बताते, इसके ऊपर आपको GST सरकार को देना होता है। तो बहुत सी जो यूट्यूबर है लोग बताते हैं कि 333 के अंदर जो 499 के हिसाब से आपको GST पे करना होता है। अगर 499 के हिसाब से अगर आपको GST पे करना होगा तो 18 डिवाइड 100 करोगे तो 4999, ये वाला जो चीज़ करोगे आपको बताएगा 89.82। ये वाला चीज़ आपको ये अमाउंट आपको पे करना होगा। तो देखो ये अमाउंट आपको पे नहीं करना होता है। ये जो कस्टमर आपको 499 पे कर रहा है, ये 499 के अंदर कस्टमर आपको GST ऑलरेडी पे करके ही 499 आपका बन रहा है अमाउंट, ठीक है। तो 499 के हिसाब से आपका GST कितना बनेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपका प्राइस है 499 तो 499 इंटू आपका कितना परसेंटेज है 18%, 18 करोगे, उसके बाद प्लस करके प्लस नहीं, उसको डिवाइड करके 100 लिखोगे। उसके बाद जो भी परसेंटेज है 5% है तो 105 करोगे। ये जो परसेंटेज 18 है तो आप 118 कर दो, तो आपका जो टोटल बनेगा 76.11 रुपीज़ आपको बनेगा, ठीक है। 499 के हिसाब से आपको 76.11 रुपीज़ आपको सरकार को GST पे करना होगा। तो मैं एक जगह लिख लेता हूँ 76.11 रुपीज़ आपको सरकार को देना होगा, ठीक है। तो मैं लाल कलर का कर देता हूँ और ये जो कलर है वाइट कलर का कर देता हूँ, थोड़ा मोटा कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो आपको जैसे बताया 499 के अंदर 76 रुपीज़ कस्टमर ने ऑलरेडी GST पे कर दिया है, तो इसी GST तो आपको सरकार को देना होगा।
लेकिन पर्टिकुलर 76 रुपीज़ आपको जीएसटी देना नहीं होगा, क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर ऑर्डर के हिसाब से आपने ये 25 रुपये ऑलरेडी जीएसटी सरकार को पे कर दिया है, जो इतना 25.18 रुपीज़ ये आपको इनपुट में मिल चुका है। आप जितना जीएसटी पे कर दोगे उतना जीएसटी आपको मिल जाएगा। जो अगर ये वाला चीज़ अगर आप आपके सीए से बात करोगे तो और भी आसानी से आप समझ सकते हो। तो ये जो 25.18 रुपीज़ है इसको आप माइनस कर दो, 76 पॉइंट से 25 ये माइनस कर दो, तो 76 माइनस अगर आपको इनपुट में मिला है 25 रुपये तो आपको देना पड़ेगा 50 रुपये, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सरकार को देना पड़ेगा कितना, 50 रुपये, और आपको बैंक में आया कितना, 333 रुपये। तो कैसे आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे, तो मैं आपको देखो बताता हूँ। आपको बैंक में आया 333 रुपये, ठीक है। तो 333 आपको बैंक में आएगा, उससे क्या माइनस करोगे, उससे आप माइनस करोगे ये 50, आपने ये जीएसटी आपने माइनस कर दिया। तो देखो ये वाला जो चीज़ आपको बैंक में सेटलमेंट हुआ उससे आप जब जीएसटी माइनस कर दोगे उससे आपके पास नेट कितना बचा, नेट आपको बचा है, दिखाता हूँ। नेट आपको बचा इतना 283 रुपये। इससे और कुछ नहीं माइनस करना होगा, उससे माइनस करना होगा सिर्फ आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट, आपका पैकेजिंग कॉस्ट, अगर आप ऐड लगाते हो आपका ऐड का कॉस्ट। मान लो ये ऑर्गेनिक सेल है तो ये जो 283 इसके ये आपको पास बैंक में आया, आपने प्रोडक्ट का ये वाला चीज़ आया आपको, इससे आप माइनस कर दो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट, ये माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आप क्या, आपका मान लो प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग का कॉस्ट है इसको अच्छे से आपका खुद का ब्रांडिंग से लगा के 25 रुपये आपका जो पैकेजिंग का खर्चा, उसके अंदर आपका जो प्रिंटिंग जो भी अलग एडिशनल जो खर्चा है इसमें ऐड कर दिया 25 रुपये। ये जो ऐड आपने किया ये सब माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर 100 रुपये में ख़रीद के आप 499 पे सेल करोगे तो आपको जो प्रॉफिट बन रहा है इतना बन रहा है 158। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से सेल करोगे तो 158 रुपीज़ बनेगा। और आसपास हो सकता है कुछ बैकग्राउंड में गाना बज रहा है हमारे यहाँ, लेकिन मेरी बात को अगर ध्यान से सुनोगे और मैंने जो बताया, जैसे प्रोसेस आप लोगों को बताया, इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट बनता है। तो गाइस अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, कोई न्यू सेलर बनना चाहते हैं, उन लोगों को अगर काम पे लगता है, आपको लगता है तो उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही ई-कॉमर्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।